वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 2 जून 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला एनएचआरसी के बारे में, आरबीआई के सर्कुलर के बारे में, रेड टूरिज्म, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस के बारे में। शुरुआत प्रश्न से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। यह एक संवैधानिक संस्थान है। इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 70 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। यहाँ आपको सही कथन का चयन करना है। डिस्कशन के बाद उत्तर आपको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न भी इन्हीं संबंधित है। आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक पैनल के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। और तीसरा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त हमेशा भारत का रिटायर मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई होते हैं। यहाँ आपको सही विकल्प का चयन करना है। तीसरा प्रश्न है, रेड पर्यटन किस देश की पहल है? वियतनाम, चीन, रूस या क्यूबा? चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सतत शहरी विकास के लिए किस देश के साथ ज्ञापन समझौता यानी कि एमओयू किया गया है? जर्मनी, जापान, फ्रांस या फिर सिंगापुर? और पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। इस पहल का उद्देश्य नाइट्रोजन का लाभ लोगों को देने के अलावा नाइट्रोजन का नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण एवं मानव पर न पड़े, इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। अब टॉपिक पे आते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दरअसल आज एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। कौन बनाया गया है? जस्टिस, जो कि रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। आप यहाँ पे तस्वीरें देखिए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। इनको एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी जो नियुक्ति की गई है वो रामनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा एक पैनल के सिफारिश पर की गई। उस पैनल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें होते हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयर ऑफ राज्यसभा, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। यानी कि प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन शामिल होते हैं? गृह मंत्री और लोकसभा एवं राज्यसभा के सभापति नहीं बल्कि उपसभापति। लोकसभा के अध्यक्ष तो होते हैं स्पीकर, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति इसमें शामिल होते हैं। और दोनों जो सदन है उसके विपक्ष के नेता, राज्यसभा और लोकसभा। तो आप समझ गए इसके पैनल में कौन कौन शामिल होते हैं? ये 6 मेंबर। बात करें इसकी गठन की, एनएचआरसी की, तो इसे बनाया गया था 28 सितंबर 1993 को एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के द्वारा। इसके बाद इसे सांविधिक अधिकार दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 PHRA 1993 के तहत इसे सांविधिक अधिकार, संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक अधिकार दिया गया। ये जो एनएचआरसी है दरअसल ये 5 लोगों से मिलकर बनता है। कौन कौन? एक तो आपको चेयरमैन हो गए। चेयरमैन कौन होते हैं? दरअसल रिटायर सीजेआई, या फिर ये जो प्रावधान था पहले 2020 से पहले क्या होता था कि इसके जो भी अध्यक्ष बनते थे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए था। लेकिन 2020 में इसमें कुछ बदलाव किया गया और अब क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य जज भी इसमें अब शामिल हो सकते हैं, यानी कि इसके चेयरमैन बन सकते हैं। तो समझ गए, सिर्फ सीजेआई नहीं बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बन सकते हैं, जैसा कि अभी बनाया गया अरुण कुमार मिश्रा को। तो आप समझ गए ये पॉइंट। इसके अलावा इसमें और दूसरे जो मेंबर होते हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए। तो 1 और 2 और 3 लोग जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने चाहिए, यानी कि इनको मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान होने चाहिए 3 लोग। और इन 3 लोगों में कम से कम एक महिला भी होनी चाहिए, यानी कि 5 सदस्य में एक महिला होनी चाहिए। 5 कौन कौन? एक चेयरमैन, उसके बाद दूसरे मेंबर जो कि जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और 3 अलग सदस्य, इनमें एक महिला भी होनी चाहिए। इनका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष का होता है।
हालांकि इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, यानी कि रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होते हैं। इसमें 7 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। आपने देखा कि मेंबर जो होते हैं 5 होते हैं, लेकिन इसमें 5 जो होते हैं पदेन सदस्य भी होते हैं। कौन कौन? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग, माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी। तो ये जो है 7 मेंबर, ये दरअसल ऑफिसो मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर, यानी कि पदेन सदस्य होते हैं। बात करें पहले अध्यक्ष की, तो सबसे पहले जब 1993 में बनाया गया था, 1993 में, तो कौन बने थे? रंगनाथ मिश्र, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। और इसके बाद लास्ट इनका जो कार्यकाल था 2016 से 2020 तक HL दत्तू का कार्यकाल था। लेकिन उसके बाद ये जो चल रहा था कि किसे बनाया जाए, CGI या फिर किसी जज को बनाया जाए, इसी कारण कुछ समय लगभग 1 साल तक प्रफुल्ल चंद्र पंत जो कि थे एक्टिंग यहाँ पर बनाए गए थे अध्यक्ष NHRC के। और उसके बाद अब जो है परमानेंट बनाया गया जस्टिस अरुण मिश्रा को। तो आप समझ गए, जस्टिस अरुण मिश्रा अभी है। इससे पहले कौन थे जो परमानेंट है? HL दत्तू पहले कौन है? मिश्र। और इसके अरुण मिश्रा से पहले जो थे एक्टिंग यानी कि कार्यकारी प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो ये था टॉपिक NHRC से संबंधित। नेक्स्ट है RBI के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज पे सर्कुलर जारी किया गया है। दरअसल कई बैंकों के द्वारा, HDFC जैसे कि SBI, अन्य बैंकों के द्वारा उन ग्राहकों को काफ़ी धमकाया जाता था कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें, आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ना करें, क्योंकि RBI का गाइडलाइन था। हालांकि इस पर RBI ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि आप इस किसी जो ग्राहक है उनको इस प्रकार से ना डराएं, क्योंकि हमने जो 2018 में गाइडलाइन जारी किया था उसके द्वारा वो जो गाइडलाइन था उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2020 में बदल दिया गया है। तो ये जो है अब एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी जो ग्राहक हैं उनके लिए काफ़ी एक आशा का किरण नज़र आया, क्योंकि उनको लग रहा है अभी जो क्रिप्टो करेंसी है शायद भारत में अब वो रेगुलेट होगा, ना कि बैन होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में कई लोग हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हैं। उनका अगर एक आंकड़ा देखा जाए जो कि अनौपचारिक है, 10,000 करोड़ रुपए जो हैं इनके इस प्रकार से फंसे हुए हैं बिटकॉइन, इथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसीज में। तो ये जो है RBI का गाइडलाइन है जो ग्राहकों के लिए एक अच्छी बात है। नेक्स्ट है रेड टूरिज्म के बारे में। रेड टूरिज्म दरअसल ये चाइना का पहल है। इसमें प्रावधान ये है कि जो चीन का इतिहास है, यानी कि कम्युनिस्ट के जो इतिहास है, उनके जो भी स्थल है उनको एक जोड़ा जाए और लोगों को इसमें घुमाने या फिर उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है रेड टूरिज्म का। यानी चाइना के उन स्थलों का लोगों को घुमाना या फिर उनके प्रति जागरूकता पैदा करना जिससे आज आधुनिक चीन का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए जैसे कि माओ का जन्मस्थल है शाओशान, यहाँ पर लोगों को ले जाना और उनके बारे में बतलाना। उल्लेखनीय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना 100वीं एनिवर्सरी भी मना रही है। तो इसी के उपलक्ष्य में रेड टूरिज्म को शुरू किया गया है। तो आप याद रखिएगा ये जो पहल है किसकी है? ये चीन की पहल है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। दरअसल भारत सरकार और जापान के बीच सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास के लिए, यानी सतत शहरी विकास के लिए MOU साइन किया गया है। ये जो MOU है ये 5 वर्षों के लिए है और इसमें प्रत्येक वर्ष दोनों राष्ट्र, एक इंडिया में और जापान में मीटिंग करेंगे। एक वर्ष इंडिया में, एक वर्ष जापान में। इसके प्रति दोनों देश जो हैं अपनी साझा जिम्मेदारी निभाएंगे और जैसे कि भारत और जापान में जो शहरी विकास है उससे संबंधित दोनों कार्य करेंगे। दोनों एक दूसरे का तकनीक साझा करेंगे, दोनों कल्चर साझा करेंगे इस मेमोरेंडम के तहत। इसमें एक और भारत सरकार ने आज मेमोरेंडम किया था, कौन सा? अर्जेंटीना के साथ। वो जो है मिनरल रिसोर्स से, ये किससे है? सस्टेनेबल अर्बन, और ये है खनिज संसाधन से। तो इसके लिए जैसे कि लिथियम आदि जो है उसके एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट आदि के लिए ये मेमोरेंडम किया गया अर्जेंटीना के साथ। उल्लेखनीय है कि लिथियम आयन की बैटरी आज काफ़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है डिजिटल दुनिया में।
नेक्स्ट है ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस के बारे में। दरअसल यूनाइटेड नेशन के द्वारा एसडीजी के तहत इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव जो कि 31 मई से 3 जून तक होने वाला है, उसमें लोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, नाइट्रोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु तैयारी की जा रही। ये जो INI है, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, इसे बनाया गया था 2003 में। इसका 2 मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन? पहला है ये जो नाइट्रोजन है उसके लाभ को बतलाना, और दूसरा है नाइट्रोजन के जो निगेटिव इफेक्ट है मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण, उसके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। उल्लेखनीय कि जो INI है, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, यह स्टीयरिंग कमेटी के साथ कार्य करती है। इसके जो चेयर होते हैं, चेयरमैन, ये 6 देशों से चुने जाते हैं। यहाँ देखिए आप, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया। और ये जो है स्टीयरिंग कमेटी जो होते हैं, इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अब प्रश्न बनाइए, उम्मीद है आप आराम से बनाएंगे। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। यह एक संवैधानिक संस्थान है? बिल्कुल नहीं। क्या है? सांविधिक संस्थान है। संवैधानिक यानी कि संविधान में प्रावधान होते हैं, लेकिन सांविधिक एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यह सांविधिक है ना। 1993 में एक्ट लाया गया था, उसके तहत इसे बनाया गया। तो यह तो गलत है, एक गलत है, एक गलत है। अब इसे चुनते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 70 वर्ष होता है, यह भी गलत है। तो 4 वर्ष नहीं होता, कितना होता है? 3 वर्ष। तो दूसरा और 70 बिल्कुल सही है। 4 वर्ष या 70 वर्ष होनी चाहिए, तो 3 वर्ष यहाँ पे होते हैं, तो हमारा दूसरा भी गलत है। 2 अब बचते हैं ऑप्शन, तीसरा पढ़ेंगे भी नहीं, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उल्लेखनीय, चलिए पढ़ते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है? ये गलत है। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। दूसरा है आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक पैनल के द्वारा की जाती है, यहाँ तक तो सही है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। और तीसरा है, ये पहले ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, इसके अलावा दोनों सदनों के नेता यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जो अपोजिशन होते हैं, अपोजिशन लीडर, ये इसके अलावा तो हो गए 1, 2 और 2 4। और 2 कौन कौन होते हैं? एक तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के उप सभापति। तो इसमें 3 ये कम है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया। 2 अब एक और यानी कि ए और डी में चयन करना है, तो एक तो सही है और ये भी सही। अब तीसरे को देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त हमेशा भारत का रिटायर मुख्य न्यायाधीश होता है। यह 2020 से पहले आपका सही था, लेकिन अब ये गलत है, तो 3 गलत है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1। रेड पर्यटन किस देश की पहल है? चीन की। इसके बाद प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सतत शहरी विकास के लिए किस देश के साथ ज्ञापन समझौता किया गया है? किसके साथ? जापान के साथ 5 वर्षों के लिए, और मिनरल्स के लिए अर्जेंटीना के साथ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, बिल्कुल सही है। और इस पहल का उद्देश्य नाइट्रोजन का लाभ लोगों को देने के अलावा नाइट्रोजन का नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण एवं मानव पर ना पड़े, इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।